आता है नहीं आता है, या फिर बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या इसका भी जवाब दिया जाए ना? ये सर याद था, लेकिन हाँ। याद नहीं आ रहा है। सर पता था, याद नहीं आ रहा है। 10 में पढ़े थे विद्युत के बारे में। अच्छा, करंट बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यस सर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जी। चार्ज के प्रवाहित होने का हिंदी में अगर बोलेंगे तो चार्ज के प्रवाहित होने के दर को करंट यानी विद्युत बोलते हैं। हिंदी में तो विद्युत हो गया ना, विद्युत बोलते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q अपॉन टी, यानी Q इज द नंबर अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो ड्यूरिंग ड्यूरेशन टी, दैट इज, इस रेट को, इस दर को हम लोग बोलेंगे करेंट। इस चीज को याद रखना पड़ेगा, ये आगे हमारे अभी यूटिलाइज होगा। यहाँ से हम लोग इसको ये तरीके से लिख सकते हैं Q इक्वल टू आई इंटू टी। Q बराबर करेंट इंटू टाइम, यानी Q चार्ज कितना गया, कितना चार्ज जो है फ्लो किया, ये भी हम निकाल सकते हैं अगर हमको करंट और कितने टाइम तक वो चार्ज मापने का, कोई मेजरमेंट करने का कोई अप्रोप्रिएट वो तो है नहीं, इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूटिलाइज नहीं करते हैं कि ये है। लेकिन करंट को मापने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, उस करंट को हम लोग मेजर करते हैं कि कितना एम्पियर है और कितने टाइम तक वो करंट जो है फ्लो किया है, इस चीज को हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो आई इंटू टी इज नोन एज द, जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना चार्ज वहां से फ्लो किया ये हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। ये अभी यूटिलाइज होगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, उसके बाद देखते हैं। एक इक्वेशन लिखा हुआ है आपको यहाँ पे, ये देखिए, Cu 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, कॉपर, Cu, यानी कॉपर आयन को 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन पाके ये रिड्यूस, इसका रिडक्शन हो जाएगा, Cu बन जाएगा कॉपर। तो यहाँ देखिए, एक मोल, 1 मोल ऑफ Cu आयन, 1 मोल कॉपर फाइंड आउट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रिक चार्ज चाहिए, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ इसके आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो इसको 1 मोल ऑफ कॉपर को प्रोड्यूस करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी, तो यहाँ से हम लोग जरा ये देखेंगे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो टोटल हमको कितना चार्ज चाहिए एक कूलम, एक मोल कॉपर को फाइंड आउट, प्रोड्यूस करने के लिए। 1 मोल Cu के लिए हमको 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, 1 मोल Cu के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, यहाँ इंटू कर देते इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसको कुलम में, इलेक्ट्रॉन को कुलम में हम वो कर देते 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो 1 मोल Cu प्राप्त करने के लिए हमको 2 मोल इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है चार्ज चाहिए। ठीक है, अब इस मोल का भी वैल्यू लिख देते हैं। एक मोल में कितना आइटम होता है, हम्म, पता है?
6.02 into 10 to the power 23, 6.02 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए, अब इस चार्ज को 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दी, 1 मोल से, जैसे देखिए कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होगी, 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको मल्टीप्लाई कीजिए जरा, ये जो डेटा लिख रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करके बताइए कि कितना रिजल्ट आया। डाटा आपका 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। और ये वैल्यू कहलाता है कूलम्ब पर मोल, कूलम्ब पर मोल, ये इसका यूनिट होता है। तो 1.602 को मल्टीप्लाई कीजिए 6.02 से, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर बताते हैं आगे क्या करना है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये वैल्यू आएगा आपको 96488 कूलम्ब पर मोल। ठीक है, यानी, और इसी को हम बोलते हैं, इस वैल्यू को बोलते हैं एफ, और इसका अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं 96500। और इस चीज को हम लोग डिनोट करते हैं फैराडे कांस्टेंट्स, एफ। इसी को हम लोग बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट, यानी प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इनटू 1 मोल इज नोन एज फैराडे कांस्टेंट, और ये वैल्यू होता है लगभग 96500। ठीक है, तो यहां से जो हमने फर्स्ट आपको इक्वेशन बोला था कि इस इक्वेशन को कंसीडर कीजिए, Cu 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से आपको बना Cu कॉपर। तो यहाँ पे 1 मोल कॉपर प्राप्त करने के लिए कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज चाहिए, यानी 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो कितना चार्ज चाहिए, तो चार्ज निकालने के लिए आपका Q कितना चाहिए, ये हो जाएगा 2F। F क्या है, फैराडे कांस्टेंट, और इसका वैल्यू कितना होता है F का 96500। ठीक है, और एक और आपको इक्वेशन बताया था मैंने सबसे पहले, Q इक्वल टू आई इंटू टी। आपको इस इक्वेशन और इसका यूज करके कितना आपको करंट देना है, कितना टाइम लगेगा, कितना Q या कितना चार्ज चाहिए, तो ये चीज हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, Q इक्वल टू
क्वांटिटी ऑफ चार्जेस इन कूलम्ब, आई इक्वल टू करेंट इन एम्पियर रखना पड़ेगा और टाइम इन सेकेंड। तो यहां से हमको एक कांस्टेंट मिला, फैराडे कांस्टेंट एफ, जिसका वैल्यू होता है 96500। आपको ये भी बता के निकल सकते थे कि फैराडे कांस्टेंट एफ इक्वल टू इसका वैल्यू होता है 96500 कूलम्ब पर मोल। लेकिन ये आया कहां से? ये जो है प्रोडक्ट है किसका? एक इलेक्ट्रॉन चार्ज इंटू 1 मोल के बराबर का। तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 96488 कूलम्ब पर मोल। उसको हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं 96500 कूलम्ब पर मोल। ठीक है, तो जितने भी एक इक्वेशन, एक रिएक्शन और देखिए। एक एल्युमिनियम का Al3, इसको रिड्यूस करने के लिए यानी एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसको कितना अमाउंट ऑफ चार्जेस चाहिएगा? 3f। f यानी इसको 3 इंटू 96500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना चार्ज इसको चाहिए। ठीक, तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है कि फॉर दिस रिएक्शन हाउ मच चार्जेस रिक्वायर्ड टू फाइंड 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम या 1 मोल ऑफ कॉपर, ये सब चीज। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं फैराडे लॉ में। फैराडे लॉ क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स में इससे इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, कि कितने जो है आपको, ये आपको भी जो रिलेशनशिप बनाता है मास, चार्ज यानी क्यू, आई, टी, और यहाँ पे एक कांस्टेंट डाल है जेड, यानी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल जो है इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ईसीई। ठीक है, तो ये फैराडे लॉ क्या है? यहाँ पे जरा पढ़े क्या लिखा हुआ है इस चीज को। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास ऑफ ए सब्सटेंस लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड is directly proportional to, यानी m is directly proportional to the quantity of electricity pass through the electrolyte, यानी m एक क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोसिटी, यानी कितना इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास किया गया। इलेक्ट्रिसिटी पास करना यानी चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना चार्ज उसमें फ्लो किया, जितना चार्ज उसमें फ्लो कराया गया है वहां से, उतना वो जो मास है, लिबरेटेड मास है जो सब्सटेंस का, वहां से इलेक्ट्रोड से उसके प्रोपोर्शनल होगा, यानी m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। तो q को हम लोग जानते हैं, q की जगह पे लिख सकते हैं I इंटू टी, I इंटू टी, क्योंकि Q इक्वल टू क्या पढ़े थे इससे पहले? I इंटू टी, यानी करेंट इंटू टाइम। अब यहाँ पे M इज इक्वल टू जेड आई टी। यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लगाते हैं Z, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये जो है डिपेंड करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सब्सटेंस पे। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, जब मास हमने क्या किया, करंट कर दिया 1 एम्पियर, टाइम कर दिया 1 सेकेंड, उस समय जितना मास उस सब्सटेंस का लिबरेट होगा, जितना मास उस सब्सटेंस का लिबरेट होगा, वो जो वैल्यू होगा जेड का, वो उस सब्सटेंस के लिए यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो होगा वो उस सब्सटेंस के लिए
उस वैल्यू को माना जाएगा। यानी when current of 1 ampere passes for 1 second, then the value of then the mass of the liberated substance at electrode is known as the electrochemical constant of that substance। तो ये उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल जो इक्विवेलेंट वैल्यू होगा। तो M इक्वल टू जेड आई टी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूमेरिकल्स के लिए। तो यही है फैराडे फर्स्ट लॉ कि mass of a substance liberated at an electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। उस इलेक्ट्रोलाइट से जितना क्वांटिटी यानी जितना अमाउंट ऑफ चार्ज हम पास करा रहे हैं वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मास ऑफ द लिबरेटेड सब्सटेंस एट द इलेक्ट्रोड। यानी इलेक्ट्रोड पे जो सब्सटेंस लिबरेट होगा उसके उसका जो मास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ द या क्वांटिटी ऑफ द चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। उसको आगे हमने वो किया, क्यू की जगह आई इंटू टी डाल दिया, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। तो वहां से और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जेड लिया तो एम इक्वल टू जेड आई टी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और ये वैल्यू होता है इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए जब पास करेंगे तो जितना मास उस सब्सटेंस का लिबरेट होगा वही कहलाता है उसका जेड यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे हमने दो चीज पढ़ा, एक तो फैराडे कांस्टेंट, उसका वैल्यू होता है 96500 कूलम पर मोल। ये है क्या, अमाउंट, ये जो है एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसका मल्टीप्लीकेशन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल से। तो वो क्वांटिटी जो है वो बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन पास होने से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज वहां से, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पास होता है इलेक्ट्रोलाइट से या कहीं से तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज वहां से पास होता है। तो वो होता है 1 फैराडे के कांस्टेंट के बराबर, और वो फैराडे कांस्टेंट होता है 96500 कूलम पर मोल के बराबर। उसके बाद हमने एक और इक्वेशन पढ़ा था Q इक्वल टू आई इंटू टी। Q इक्वल टू चार्ज इक्वल टू आई इन करेंट इंटू टाइम। फिर हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, बताता है मास ऑफ द डिपॉजिटेड सब्सटेंस एट इलेक्ट्रोड या मास ऑफ द liberated substance at electrode is directly proportional to the quantity of current passed through that electrolyte। यानी m directly proportional to q और m equal to m directly proportional to I into q और m is equal to z I t। z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। और इसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका वैल्यू जो है उस सब्सटेंस के लिए, उस इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 एम्पियर करंट रखते हैं, 1 सेकेंड तक उस करंट को पास कराते हैं वहां से। तो जो जितना उसका वैल्यू, जितना मास वहां से लिबरेट होगा उस क्वांटिटी का या उस सब्सटेंस का, वही उसका कहलाएगा क्या, जेड यानी इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, चलिए आज एक ही लॉ पढ़ाएंगे, ये 3 ही फॉर्मूला पढ़ाएंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। सेकेंड लॉ जो है वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। यहाँ पे 2-3 अभी क्वेश्चन पूछेंगे जो आपने सेल पढ़ा है अभी तक। एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा,
एक हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, दोनों है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको बोलते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसको बोलते हैं। जो भी आपको पता है वो बोलिए, मौन व्रत धारण करने से कुछ नहीं होना है। गलतियां अगर हैं, नहीं पता है तो वो भी सामने आना चाहिए, अगर नहीं है पता है तो वो भी एक्सप्रेस करने आना चाहिए। बहुत लोगों में क्या होता है कि उनको वो सही भी पता है लेकिन इस डर से नहीं बता पाते कि हाँ कहीं हम गलत ना हो, यही होगा कि नहीं होगा। देखिए दो लोग हैं ए और बी। अगर हम ए हैं मान लेते हैं, ठीक है, हमने क्या किया, इसको पैसा दिया या कोई एनी सब्सटेंस ये हम इसको डोनेट किए, दे दिए, तो हम यहाँ क्या हुए, लूज किए, इसको दिए, ये क्या किया। तो जब हम लूज कर रहे हैं तो कोई ना कोई गेन करने वाला भी तो होगा। तो हम ए पे हैं तो हमको दिख रहा है कि लूज कर रहे हैं, अगर हम यही बी पे होते तो हमको क्या दिखता कि हम गेन कर रहे हैं। तो दोनों है, जो कॉइन होता है ना उसका दो पहलू है, एक देने वाला है तो एक लूज करने वाला है, तो कोई दूसरा लेने वाला भी हो। तो वही होता है ऑक्सीडेशन, जब कोई हो रहा है तो कोई अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी तो कोई ना कोई होगा, तो वो रिड्यूस हो रहा होगा। तो एक जगह दोनों कंडीशन होता है, इसीलिए उसको रिडॉक्स बोला जाता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन, यानी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, यहां देखिए डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद देखिए एनोड इज निगेटिव, उल्टा होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में एनोड पॉजिटिव होता था और कैथोड क्या होता था, निगेटिव होता था। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा, एनोड पॉजिटिव होगा और कैथोड, एनोड निगेटिव होगा और कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे क्या होगा, आयंस आर डिस्चार्ज ओनली एट कैथोड, आयन कहाँ डिस्चार्ज हो रहा है, कैथोड पे डिस्चार्ज होगा। और एनोड आपका धीरे धीरे क्या होता है, डिके हो जाता है। देखिए जैसे इसमें ये एक सेल है, प्राइमरी ड्राई सेल, ठीक है। यहाँ पे देखिए एट एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक टूट रहा है, जिंक ब्रेक हो रहा है, जिंक आयोडाइज हो रहा है किसमें, Zn2+ और +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो हमारा क्या है, कैथोड पे क्या हो रहा है, ये न्यूट्रलाइज हो रहा है, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है। तो आयंस कहां पे डिस्चार्ज हो रहा है, आयन डिस्चार्ज हो रहा है कहां पे, कैथोड, केवल कैथोड पे आयन डिस्चार्ज हो रहा है। एनोड, एनोड क्या होता है, एनोड खुद ब खुद क्या होता है, डिकम्पोज होता है, वो खुद ब खुद धीरे धीरे टूटते जाता है। और इसी तरह हम लोग देखेंगे कि ऐसे तरह जिंक जो होता है, ड्राई सेल जो हमारा होता है, जो बैटरी जिसको हम लोग बैटरी के नाम से बोलते हैं, तो बैटरी क्या हो जाता है, कम्बिनेशन ऑफ सेल, एक से ज्यादा सेल अगर आपस में कंबाइन कर देंगे तो वो कहलाता है बैटरी। तो लेकिन जो हमारा ड्राई जो सेल होता है, जो टॉर्च वगैरह में या पेंसिल बैटरी वगैरह होता है, तो उसका आउटर लेयर जो होता है वो आपको होता है जिंक का। ये देखिए ये जो एरिया है, ये बाहर वाला, ये है जिंक का, और ये जो एरिया है ये है आपका ग्रेफाइट का, ठीक।
तो और इसमें जो अंदर जो है ग्रेफाइट के चारों तरफ जो है वो MnO2 और प्लस कार्बन ये भरे हुए होते हैं, ठीक है। और यहाँ जो होता है आपका यहाँ बीच में ये यहाँ पे भरा होता है NH4Cl प्लस ZnCl2। और ये जो होता है ये जिंक का आपका होता है, उसके ऊपर से कवर लगा होता है मेटल के ऊपर से। अब ये धीरे धीरे क्या होता है, ये धीरे धीरे ये जिंक कंटेनर जो है, ये जिंक का जो बाहरी एरिया है यही काम करता है एनोड का। और ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, ये गलेगा और ये गल के धीरे धीरे ये डिकम्पोज होगा, यानी टूट टूट के वो वहां सॉल्यूशन में आते रहता है। और जिसके कारण क्या होता है कि बैटरी जब देखते थे पहले जो ऊपर से पेपर लपेटा हुआ था, केवल कागज लपेटा हुआ होता था, तो वो लीक करने लगता था। तो वहां पे यही लिक्विड जो NH4Cl और ये ZnCl2 है, यही लिक्विड जो है आपको वहां पे लीक करता था, और जिसमें कि आपको फफूंदी वगैरह लग जाता था, ठीक है। और अब क्या होता है कि अब उस पे जो है एल्युमिनियम का प्लेट रहता है, कोटिंग रहता है, जिसके कारण वो पिचकेगा दबेगा, लेकिन क्या करेगा वो लीक नहीं होता है लीक प्रूफ रहता है। लेकिन जब वो उसका जिंक का लेयर जो एनोड बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो एनोड किसका काम करता है, एनोड जिंक का काम करता है। और कैथोड किसका कैथोड का कौन काम करता है, कैथोड का काम करता है ग्रेफाइट रॉड। तो कैथोड यहाँ पे पॉजिटिव और वो निगेटिव, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे कैथोड क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और एनोड निगेटिव हो गया। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज निगेटिव, उल्टा होता है दोनों। एक में देखिए हमको क्या करना है कि एनर्जी लेना है। जैसे मान लीजिए ये सेल हमने लगा दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस भी हम लोग करते हैं, तो ये इस तरीके से बैटरी का सिंबल हम लोग बनाते हैं, ठीक है। बड़ा वाला सिरा पॉजिटिव और ये वाला निगेटिव। यहाँ पे जो जुड़ गया वो कहलाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे जो जुड़ गया वो कहलाता है निगेटिव टर्मिनल, ठीक। तो ये इसके लिए कैथोड, बैटरी के लिए यहाँ इस टर्मिनल पे जो रिएक्शन होगा वो कैथोडिक रिएक्शन होगा। लेकिन ये जो है ये प्लस चार्ज, ये अगर इलेक्ट्रोलाइसिस में हम अगर लेंगे तो ये कहलाएगा एनोड। यहाँ पे ये हो जाएगा, सेल के अंदर अगर आप लेंगे तो ये हो जाएगा एनोड, सेल के बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा कैथोड। क्योंकि यहां से देखिए, यहां से केमिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्ट करके क्या करता रहा है, आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से फ्लो कर रहा है। तो इसलिए ये जो केमिकल जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वो आपको एनोड हो जाता है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन यानी निगेटिव पे ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे रिडक्शन। ठीक है। ये इसीलिए हम फर्स्ट में नहीं बताए थे, फर्स्ट में आपको सेल अलग बताए थे, इलेक्ट्रोलाइट अलग बताए थे, ताकि है। और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में एनोड कैथोड लेंगे तो वो सेल से उल्टा रहेगा, अलग रहेगा। तो ये डिफरेंसेस है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हम लोग सेल वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, जो बैटरी वगैरह जो बोलते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रखते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है, यहाँ पे हम इसका हम लोग किसी सॉल्यूशन वगैरह का या मेटलर्जी वगैरह में एक्सट्रैक्शन वगैरह या इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये
उसके बाद ठीक, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको देखेंगे कि दोनों एनोडिक और कैथोडिक जो रिएक्शन होगा वो दोनों अलग अलग जगह पे होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप देखेंगे कि वो एक ही जगह, एक ही कंटेनर में हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो डिफरेंट एरिया है। एक एरिया आपका ये वाला है, ये वाला, ठीक है, और एक एरिया उसके बाहर वाला ये है। ये दोनों दो टू सेपरेट रीजन हो गए, एक में ऑक्सीडेशन होगा, एक में रिडक्शन होगा। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कर रहे थे तो वहां एक ही कंटेनर में आपको यहाँ एनोड भी लगा हुआ था, यहाँ इधर कैथोड भी लगा होता था, बीच में यहाँ इलेक्ट्रोलाइस होता था, एक्वस इलेक्ट्रोलाइस। तो क्या होता था, एक ही कंटेनर में एनोडिक एंड कैथोडिक दोनों रिएक्शन होता था। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दूसरा चीज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है सप्लाई किया जाता है किससे, बाहर से फोर्स, यानी इलेक्ट्रिसिटी उसको बाहर से, सब सप्लाई लाइन बाहर से दिया जाता है। वो सेल से हो सकता है या इलेक्ट्रिसिटी से हो सकता है। तो सप्लाई लाइन उसको क्या करते हैं, बाहर से देते हैं। तो वहां पे जो है इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने के लिए हम लोग एक्सटर्नल सोर्स ढूंढते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू सप्लाई होता है, और वो जैसे ही हम बैटरी को सर्किट में जोड़ेंगे वहां रिएक्शन होने लगता है। तो ये जो था, इन दोनों में मेन डिफरेंस था। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। चलिए, तो उसके बाद है टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, यानी जो बैटरी या सेल जो बोलते हैं उसमें टाइप। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फ्यूल सेल। प्राइमरी कहने का मतलब हो गया कि ये एक बार यूज होगा, हम इसको मैक्सिमम वन टाइम यूज कर सकते हैं। इसको हम एक बार यूज करेंगे, उसके बाद दोबारा ये चार्ज नहीं होगा, रिवर्स रिएक्शन इसमें नहीं होता, एक बार में ही ये कंज्यूम हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, इसको यूटिलाइज करना आसान है, इसको, इसका रखना आसान है, इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान है, इसलिए प्राइमरी सेल भी हम यूटिलाइज करते हैं। दूसरा जो है, जो सेकेंडरी सेल होता है, इसको रिचार्ज किया जा सकता है। डीसी करंट जो है हम इससे पास करेंगे तो ये क्या होगा, रिचार्ज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इसमें एक दिक्कत होता है कि इसके ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये इसका साइज और वो थोड़ा हेवी होता है। जैसे लेड स्टोरेज बैटरी, आपने इन्वर्टर वगैरह का जो बैटरी देखा होगा, गाड़ी वगैरह में भी लगा हुआ जो बड़ा बड़ा बैटरी होता है बड़े गाड़ियों में, छोटे गाड़ियों में तो आजकल ड्राई सेल भी आ रहा है। उसके बाद तीसरा होता है फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल में क्या होता है, कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। हम, यानी हम इसको जैसे पेट्रोल वगैरह में क्या होता है, गाड़ी में अगर पेट्रोल देते जाएंगे तो चलते जाएगा कंटिन्यूअस, उसमें हमको, तो इसमें क्या होता है कि हम एनर्जी, अगर दोनों तरफ से एनर्जी हम कंटिन्यूअस सप्लाई करते जाए और ये एनर्जी हमको कंटिन्यूअस देते जाएगा। तो ये हम लोग जैसे रॉकेट वगैरह ये सब चीजों में, या जहाँ पे हमको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए, सेल चेंज करने का या ऐसा करने का कोई प्रोसेस नहीं है, उन सब चीजों में हम लोग इस तरीके का सेल का, फ्यूल सेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखिए ड्राई सेल आपको बताएं, ड्राई सेल में क्या होता है, हम लोग एनोड यहाँ पे रखते हैं जिंक का, जो कि आउटर लेयर होता है। आपने सेल देखा होगा, बैटरी जिसको अब हम लोग कभी कभी बोलते हैं, वो क्या होता है कि वो आउटर लेयर होता है, वो आपको सबसे बाहरी लेयर होता है, उसमें एक और प्लेट सा ऐसा होता है अंदर का लेयर, इसमें होता है ग्रेफाइट रॉड लगा हुआ रहेगा, और वो ग्रेफाइट रॉड क्या होता है, ऊपर इसमें कैप सा ऐसा बना रहता है। ठीक, यहाँ से आपको ये सील मिलेगा,
इधर प्लेन रहता है, आप क्या करते हैं उसको, जिधर इधर स्प्रिंग साइड जो रहता है, ऐसे ऐसे जो स्प्रिंग साइड रहता है उधर इसको लगाते हैं और दूसरे साइड में इसको लगा देते हैं, और तब ये पूरा एक सर्किट बन जाता है और यहाँ से केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। जब केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा तो फिर यहाँ से एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट मिलने लगेगा। ठीक है। तो ये जो है इसमें अब देखिए यहाँ पे दो केमिकल हम लोग यूज करते हैं, एक तो इस रीजन में भरने के लिए कलर हम चेंज कर दे रहे हैं, इस रीजन में फिल करने के लिए, तो इस रीजन में जो हम लोग फिल करते हैं वो MnO2 प्लस CO प्लस C, MnO2 प्लस C, ये हम लोग इस रीजन में फिल करते हैं, ठीक है, कैथोडिक रीजन। दूसरा एनोडिक रीजन एरिया हो गया, वहां पे हम लोग यूटिलाइज करते हैं ये एरिया, इस रीजन में फिल करने के लिए। तो इस रीजन में फिल करने के लिए हम लोग यूटिलाइज करते हैं NH4Cl प्लस ZnCl, NH4Cl प्लस ZnCl2, इसका हम लोग यूटिलाइज यहाँ पे करते हैं। बाकी इसका एनोड क्या चीज का होता है, इसका जो है ये कैथोड जो होगा वो होगा आपका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, और इसका एनोड जो होगा वो होगा आपका Zn। ये है आपका कौन सा, ड्राई सेल। ठीक है, इसमें कोई आपत्ति, कोई विवाद, कोई परेशानी? नो सर। कुछ कुछ हाँ, अगर आपको ये वाला अगर नोट्स अगर चाहिए होगा तो आप व्हाट्सएप कर देना हमको, उस व्हाट्सएप पे हम आपको भेज देंगे ये, ठीक है। ये हैंड रिटेन है, नहीं अभी वो है तो हमने बस इसको स्कैन करके वो कर दिया है, ठीक। सर एक बार अपना नंबर दे दीजिए सर। मेरा नंबर कहाँ नहीं सेव कर लेते हो हम लोग, 70 33 11 68 28 7033116828। किसी भी तरह का दिक्कत हो, परेशानी हो तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सर व्हाट्सएप इसी पे है ना? हाँ व्हाट्सएप हाँ, भी व्हाट्सएप, यही नंबर है ना? हाँ यही नंबर है, एक ही नंबर हम यूज करते हैं। ठीक है, फिर चलिए, तो आज का क्लास का यहीं पे समापन करते हैं। ठीक है तुम सर। लोग, हाँ तुम लोग को कथा कैसा लगा सो बताइएगा। अच्छा लगा सर। अच्छा तो कथा मत सुनो, कुछ पढ़ो। जी कथा तो सर। हम लोग इतने दिन से बस उसमें जयकारा लेके प्रसाद लेके चले जाते हैं, यहाँ प्रसाद नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा ज्ञान मिलेगा, और वो मिलेगा तो बोला या तो एक्सेप्ट कीजिएगा तो लॉन्ग टाइम तक यूज होगा, यूज करने का अपना रिसोर्सेज यूज करने का तरीका पता चलेगा, नहीं तो फिर आस्था तो जानते ही हो कि हाँ वो होता है कि भगवान का पूजा हम किए हैं, कितना मन से किए हैं ये पता नहीं हमको भी, लेकिन भगवान का पूजा किए हैं मन कितना, तो वही पढ़ाई हम लोग की हमने किया है, इतना तक पढ़ा है या इतने दिन तक पढ़ा, क्या क्या पढ़ा है ये पता नहीं, तो वो वाला काम नहीं करना है। जो दूसरा वाला है कि क्या क्या पढ़ना है, कितने दिन तक पढ़े हैं ये छोड़ दीजिए, क्या क्या पढ़ा है वो पता होना चाहिए। चलिए।